नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारतीय बाजार में एंट्री की तैयारी कर रही है। इस पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं सुमित चतुर्वेदी। टेस्ला एक बार फिर इच्छुक है भारतीय बाजार में उतरने के लिए और इस बार उसने फिर से मन बनाया है कि यहाँ पर वो प्लांट लगाएगी। पर जैसा हम जानते हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर वो काफ़ी इस बार समझौते की तरफ अग्रसर है। वो समझौता इस तरह हो सकता है कि मेक इन इंडिया प्लान में वो ज़्यादा भागीदारी कर सकती है। टेस्ला चाहती है कि यहाँ पर बैटरी जो बनती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वो भी बनाई जाए। साथ ही साथ वो ये जानना चाहती है ऑफिशियल से, अधिकारियों से जिनसे मिल रही है कि क्या क्या रियायतें दी जा रही हैं और भारतीय ऑटोमोबाइल प्लेयर्स को, उत्पादकों को, और वो ये भी जानना चाहती है कि क्या और इंसेंटिव्स मिल सकते हैं उसे आगे जाने पर जैसा कि हम समझते हैं इस बार वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर समझदारी दिखा रही है और मांग नहीं कर रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी को कट किया जाए लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर। इस बात को लेकर वो अड़ी नहीं है। पिछले साल जब वो बात आई थी भारतीय सरकार और टेस्ला के बीच, तो बात यहीं पर अड़ गई थी, इससे आगे नहीं पहुंच पाई थी। पर अब लग रहा है कि बातचीत उससे आगे बढ़ सकती है। पिछली बार भारत सरकार इनको रियायती दरों पर जमीन और बिजली और इवन पोर्ट टैरिफ में भी रियायत देने को तैयार थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। टेस्ला ने बात आगे नहीं बढ़ाई, फाइनल नहीं हो पाई। इस बार लगता है कि बात कुछ आगे बन सकती है और आगे और बढ़ सकती है। चले बढ़ते हैं आगे। रेलवे जल्दी ही वंदे भारत ट्रेनों का तीसरा वर्जन लॉन्च करने वाली है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि स्लीपर सुविधा वाली 200 वंदे भारत ट्रेनों के लिए टेंडर जल्द जारी किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। सरकार का बड़ा फोकस वंदे भारत ट्रेन पे है, क्योंकि ये ट्रेन अब तक सफल नतीजे लेकर के आई है मिशन रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यही वजह है कि अब सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द रेलवे 200 नई वंदे भारत ट्रेन, जो कि वंदे भारत ट्रेन का तीसरा संस्करण होगा, वर्जन 3.0 वंदे भारत का है, उसको लेकर के 200 वंदे भारत ट्रेन के लिए टेंडर जारी किए जा सकते हैं। काफ़ी हद तक खाका तैयार भी कर लिया गया है और ये जो 200 वंदे भारत ट्रेन जो वर्जन 3.0 कहलाई जाएंगी, इनका जो क्वांटम होगा टेंडर का वो लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। ये जो वंदे भारत ट्रेन होंगी ये स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन होंगी और इनका मकसद ये होगा कि लंबी दूरी का सफ़र, यानी कि जहां 8 घंटे से ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ता है, ट्रेन से 500 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, उन रूट पे ये नए ज़माने की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। इसमें यात्री सुविधाओं के लिहाज से कई नए फीचर्स शामिल किए जाएंगे। सेफ्टी एक बड़ा पैमाना होगा जिसमें सुधार किया जाएगा और बड़ी कोशिश रेलवे की ये है, जो बड़ा लक्ष्य है वो ये है कि भविष्य में जितनी भी शताब्दी और राजधानी ट्रेन है उनको उसी के मुताबिक की वंदे भारत ट्रेन के जरिए रिप्लेस किया जाए। तो बहुत जल्द अब वर्जन 3.0 वंदे भारत ट्रेन का उसको लेकर के कदम रेल मंत्रालय बढ़ाने जा रही है। चले बढ़ते हैं आगे। अगली खबर भी वंदे भारत से ही जुड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का गिफ्ट दिया है। पुरी को हावड़ा से जोड़ने वाली ट्रेन को पीएम ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही पीएम ने 8200 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें पुरी और कटक रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना शामिल है। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षी भारत दोनों का प्रतीक बन रही है। वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है, गुजरती है, तो उसमें भारत की गति दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। अब बंगाल और ओडिशा में वंदे भारत की ये गति और प्रगति दस्तक देने जा रही है। इससे रेल यात्रा के अनुभव भी बदलेंगे और विकास के मायने भी बदलेंगे। अब कोलकाता से दर्शन के लिए पुरी जाना हो या पुरी से किसी काम के लिए कोलकाता जाना हो, ये यात्रा केवल 6.5 घंटे की रह जाएगी। इससे समय भी बचेगा, व्यापार और कारोबार भी बढ़ेगा और युवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार होंगे।
मैं ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फंड वॉबर्ग पिंकस ने विस्तार फाइनेंस में अधिकांश हिस्सेदारी हासिल कर ली है। डिटेल्स दे रहे हैं अनुराग जोशी। अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फंड वॉबर्ग पिंकस ने भारत के विस्तार फाइनेंस में एक मेजॉरिटी भागीदारी खरीद ली है। सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया कि वॉबर्ग पिंकस ने विस्तार में 70% हिस्सेदारी, जो कि अभी के विस्तार के शेयर होल्डर्स हैं, जिनमें वेस्टब्रिज कैपिटल और सामा कैपिटल जैसे फंड्स शामिल हैं, उनसे खरीदी है। सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि वॉबर्ग कंपनी की जो बाकी की 30% भागीदारी है वह अगले 3 महीने में खरीदेगा। हम आपको ये बता दें कि वॉबर्ग पिंकस ने पिछले अक्टूबर में ये ऐलान किया था कि वह विस्तार में मेजॉरिटी कंट्रोल लेने का प्लान रखता है और उसके लिए उसने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट भी साइन किया था। इस डील में कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। इधर मोदी सरकार हेल्थ सेक्टर में एक और रिफॉर्म की तैयारी कर रही है। सरकार जल्दी ही इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी लाने वाली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं समीर दीक्षित। हेल्थ सेक्टर में सरकार एक और बड़े रिफॉर्म की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो हेल्थ सेक्टर में सरकार अब एक इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। ये जो इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी होगी, ये दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय दोनों मिलकर के इसको तैयार करेंगे। दोनों समन्वय बैठा करके एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी तैयार कर रहे हैं और सूत्रों की माने तो ये इस पॉलिसी पर पूरा काम हो भी चुका है और कैबिनेट नोट भी बाकायदा तैयार कर लिया है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया ने, उन्होंने खुद बताया है कि इस इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी को लेकर के कैबिनेट नोट तैयार है, जिसको कैबिनेट मंजूरी के लिए जल्द भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि महीने 2 महीने के भीतर इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी जाएगी और इसको आगे लागू कर दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी के जरिए सरकार की कोशिश ये है कि हर व्यक्ति तक जो हेल्थ पॉलिसी है उसका लाभ पहुँचाया जा सके और सबका साथ सबका विकास वाली जो फिलॉसफी है उसको और जन जन तक आगे ले जाया जा सके। यही नहीं, सरकार इसके जरिए भविष्य में यानी कि साल 2024 में भी एक बड़े लाभ की उम्मीद कर रही है। यानी कि लोगों को जितना राहत या फ़ायदा मिलेगा उसका ही बड़ा फ़ायदा सरकार को 2024 में नज़र आएगा। तो एक इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी पर काम चल रहा है। कैबिनेट नोट तैयार है, जल्द ही कैबिनेट से हरी झंडी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और चलिए अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। बहुमत आने के बाद 5 दिन तक चली सियासी उठापटक के बाद आखिरकार सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री चुन लिया गया। डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का समीकरण सेट होने के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया है। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। उधर फैसले से खुश सिद्धारमैया के समर्थकों का उनके घर के बाहर जश्न का माहौल था। Everything is well. Everything will be well, is going to be well. We had made a one-line resolution that whatever the High Command will take a decision, we'll abide by it. Ultimately, Rahul ji called me and said, you all have to work together. Congress President Mallikarjun Kharge ji called us and gave this dikat. We all have accepted whatever the formula has been generated. कोई फैसला बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं रहा। खड़गे साहब ने अपने तजर्बे और अनुभव से कर्नाटक के हक में निर्णय किया है। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया है, ओनली फॉर्मूला इज टू सर्विस ऑफ पीपल। सेवा का फॉर्मूला है, कौन जिसका मन करे वो उतनी ज्यादा सेवा करे, बस। I have been conveyed the decision of Congress President, Honorable Congress President, on the CLP issue of Chief Minister issue of Karnataka. Congress President decided Siddaramaiah ji as the Chief Minister and DK Shivakumar as the Deputy Chief Minister. DK Shivakumar will continue as a PCC President till the Parliament election over. This is what. Of course,
our main mudda is, our first priority is to implement our 5 guarantee. That will be discussed and finalized in the first cabinet itself. This is the promise given by Rahul Gandhi, Congress President, Madam Sonia Gandhi, everybody. So we will fulfill that. बढ़ते आगे, किरण रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री होंगे। सरकार ने कानून मंत्री किरण रिजिजू का विभाग बदल दिया है। रिजिजू को अब अर्थ साइंस मंत्रालय दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मेघवाल के पास संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का भी जिम्मा है। इसके साथ ही कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल का मंत्रालय भी बदला गया है। अब उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, अब एक और जिम्मेदारी दे दी गई है। इस नई जिम्मेदारी के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और विश्वास भी दिलाता हूं कि जो उन्होंने विश्वास प्रकट किया है उस पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आपको क्या लगता है कि कुछ जुडिशरी को सरकार के बीच में कोई सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, क्या उसको भी अब आगे चलकर आप लोग चाहेंगे कि बने? कोई ऐसा विषय नहीं है जी। संविधान इस देश में सर्वोपरि है। तीनों अंग अपने संविधान के अनुसार काम करते हैं और करते आए हैं। कोई ऐसा विषय ही नहीं है। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं कि यूसीसी और जनसंख्या कानून को लेकर भी क्या आने वाले समय में सरकार सोच सकती है? ये आगे के विषय हैं जी, बताएंगे आपको डिटेल में बाद में। फिर भी आपको क्या लगता है इस नई जिम्मेदारी से अच्छे से कार्य? हमारी प्राथमिकता जितने भी लंबित मामले हैं ना, उनका निस्तारण जल्दी हो, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वैसे तो कई प्राथमिकताएं हैं, ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर्वोच्च प्राथमिकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल थे जिन्हें नई जिम्मेदारी मिली है और नई जिम्मेदारी के तहत उन्होंने बोला कि पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि जो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी निपटाए जाएं। यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बोला कि आने वाले समय में देखा जाएगा सरकार किस तरीके के निर्णय लेती, उसको लेकर आगे काम किया जाएगा। और अब बात पीएम मोदी के जापान दौरे की। पीएम का 2 दिन का जापान दौरा कल से शुरू होगा। पीएम मोदी हिरोशिमा में G7 समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 19 से 21 मई के बीच जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर बैठक में पीएम G7 के सदस्य देशों के साथ शांति, स्थिरता और भोजन, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम शिखर सम्मेलन के अलावा जापान और कुछ देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक यानी बायलैटरल मीटिंग करेंगे। ये विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी जो दी गई है उसके मुताबिक इसके बाद पीएम पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मॉर्सबी जाएंगे, जहां उन्हें हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक में हिस्सा लेना है। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया जाने का भी कार्यक्रम है। वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने वाले नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। We look forward to the visit of Honorable Prime Minister starting tomorrow to Hiroshima. As you said, Prime Minister of Japan, Mr. Kishida, had gone to India in March, met our Prime Minister and invited our Prime Minister personally to come for the G7 summit in Hiroshima, which is held in this historic city of Hiroshima. So Prime Minister is coming here tomorrow for participating in the G7 summit and also for bilateral meetings and a few other meetings scheduled during the visit. मुंबई के 26/11 हमलों के एक आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द ही अमेरिका से भारत लाया जाएगा। अमेरिका की अदालत ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। बता दें कि भारतीय अधिकारियों ने तहव्वुर राणा के मुंबई आतंकी हमले में शामिल होने की बात कही थी। इन आरोपों के जरिए मांग की गई थी कि उसे भारत भेजा जाए। पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रिंजॉय चौधरी। देखिए, अमेरिका का कोर्ट कहा है तहव्वुर राणा जो 26/11 का प्लानिंग में थे अलॉन्ग विद डेविड नेल्सन हेडली, उनको भारत भेजना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अब डेविड हेडली को नहीं पाएंगे लेकिन राणा को पाएंगे, और राणा जब भारत में आएंगे तब बहुत चीज जो अभी भी भारत का पता नहीं है इंटेरोगेट अच्छा से करके वो इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। जैसे कितने आईएसआई ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे इसमें, कौन थे आईएसआई ऑफिसर्स इन्वॉल्व,
कौन ISI ऑफिसर लश्कर तोयबा का हफीज सईद से बात किए थे, कौन लखवी से बात किए थे, ये सब पता चल जाएगा। सेकंड पॉइंट जो है, तब सब कोई देख पाएगा ये 26/11 में इन्वॉल्व थे, ये 26/11 का प्लानिंग में इन्वॉल्व थे और इसको भारत लाया है, कोर्ट में रखे हैं और उसके बाद जो सजा है ये राणा का वो सजा मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि 160 मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है राणा के ऊपर और 160 जो फैमिलीज है जिनके फैमिली से सब मर गए हैं वो बोलेंगे और कहेंगे और सोचेंगे, हाँ, नाउ जस्टिस हैज बीन डन। और चलिए अब बाजार की खबरों की ओर रुख करते हैं। सबसे पहले मार्केट पर निगाह डाल लेते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में 2 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया। आज बाजार में रियल्टी, सरकारी बैंक, FMCG और एनर्जी शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। इस वजह से निफ्टी 52 अंक गिरकर 18,130 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक अपनी शुरुआती तेजी गंवाने के बाद 53 अंक चढ़कर 43,750 के पास बंद हुआ। बाजार में आज के हाई पॉइंट्स क्या रहे, हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद इसका ब्यौरा दे रही हैं। बिल्कुल, देखिए आज बाजार जब शुरू खुले थे तो शुरुआत में तेजी के साथ जरूर खुले थे। ग्लोबल क्यूज जो थे ओवरनाइट वो अच्छे आए थे, लेकिन उसके बाद दिन कुछ एक ब्रॉड रेंज में ज़रूर निफ्टी था। बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर कंफर्टेबली रहा। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स वापस आए, मेटल परफॉर्म कर रहे थे और ऑलमोस्ट सभी स्पेसेस से अच्छी मूव आ रही थी। FMCG स्पेस मूव कर रहा था, सिर्फ फार्मा पर ड्रैग था डिविस लैब का। लेकिन सेकेंड हाफ में बिल्कुल विपरीत हुई सिचुएशन, क्योंकि वॉलेटाइल ट्रेड होते हैं, एक्सपायरी के ट्रेड्स इसी तरह होते हैं। आज जितने भी ऑटो के ट्रेड्स थे वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है ऑटो, FMCG इन स्पेसेस ने, सो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, इनफैक्ट 2 बड़े नंबर्स थे, SBI और ITC। SBI के नंबर्स भी इन लाइन थे, लेकिन वहाँ पर भी उसके बाद भी वहाँ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुई, प्रेशर में आया, स्टॉक 2% नीचे बंद हुआ है। ITC के नंबर्स पैट बढ़ा है, मार्जिन बढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपने देखा 2% की गिरावट रही, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी तेजी आ चुकी है ITC में। इसके बाद एक बड़ी तेजी के लिए बड़े ट्रिगर्स चाहिए, जो आज एटलीस्ट अभी नंबर से नहीं दिखे। कॉमन से क्या निकल कर आएगा उस पर कल हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन उसके अलावा आज दिन भर में मूवमेंट कैसी थी? अगर आप लूजर्स की बात करें तो सबसे पहले बड़ा ड्रैगर जो था वो डिविस लैब। जब से डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आए हैं, ये स्टॉक बहुत नर्वस है और इसके नंबर्स हैं इसी हफ्ते शनिवार को, लेकिन उससे पहले आप देखें 5-6 दिन से लगातार डिविस लैब टूट रहा है और 3400 के पास से गिरता गिरता अब आप 3153 के आसपास देख रहे हैं। SBI लूजर, अडानी पोर्ट्स, टाइटन, M&M, सो बड़े ऑटो तो आज थोड़ा सा एग्जॉस्टिव लगा ही, पूरा स्पेस ही। उसके अलावा लार्ज कैप्स, L&T जैसे स्टॉक्स वो नेगेटिव बंद हुए हैं। गेनर्स में आप बात करें तो आज फाइनेंस काउंटर्स में बजाज ट्विंस सुबह से ही परफॉर्म कर रहे थे। बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, वहाँ अच्छी मूव थी। भारतीय एयरटेल में अच्छी मूव थी, वहाँ तो ब्लॉक्स भी हुए। जो प्राइवेट बैंक्स है, कोटक, ICICI बैंक, वहाँ से पार्टिसिपेशन बेटर थी। एक्सेस सुबह अच्छा चल रहा था, HDFC ट्विंस चल रहे थे अच्छे। सो प्राइवेट स्पेस बैंक से दबाव नहीं आया, दबाव आया PSU बैंक स्पेस से। उसके अलावा जो दूसरे कुछ और मिड कैप में काउंटर्स देखे तो नंबर्स का इम्पैक्ट बहुत क्लियरली है। हनीवेल ऑटोमेशन, वहाँ नंबर्स अच्छे आए, 7-8% की मूव वहाँ थी। आज दिन भर में कुछ और प्राइवेट बैंक जिससे हम बात कर रहे हैं, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, वहाँ अच्छी मूव दिखी। पूनावाला फिनकॉर्प, कैनफिन होम्स, यहाँ पर आपको अच्छी मूव देखने को मिली। लूजर्स में आज क्योंकि रियल एस्टेट स्पेस भी बहुत दिनों से चल रहा था, पूरे पैक में तेजी थी, तो वहाँ पर भी थोड़े प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। चाहे आप गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक की बात करें, वो तो सबसे बड़ा लूजर था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी आज दिन भर की। ट्राइडेंट, कोरोमंडल, ये सारे स्टॉक्स थे जो दबाव के साथ बंद हुए। ओवरऑल वॉलेटाइल ट्रेड रहा। तीसरा दिन रहा जब हम नीचे बंद हुए, लेकिन उससे पहले हम अच्छी चाल चल भी चुके हैं, मूव बड़ी आ भी चुकी है और बेस्ट ऑफ द अर्निंग्स आ चुकी हैं। अब काफ़ी सारे नंबर्स जो बाद में रिपोर्ट होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो इतने अच्छे नहीं रिपोर्ट होते, तो बाजार थोड़ा सा लाइट है और शायद प्रॉफिट बुकिंग आपको क्लियरली बाजार पे दिख रही है। चले बढ़ते हैं आगे। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गेल को कई पेट्रोकेमिकल प्लांट बंद करने पड़े, साथ ही मुनाफे पर भी असर पड़ा। लेकिन नेचुरल गैस की कीमतों में आई कमी से अगले वित्त वर्ष में मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है। ये भरोसा जताया है गेल के चेयरमैन संदीप गुप्ता ने। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने। हमारे साथ गेल के चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता है। ET नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। गेल के नंबर्स अगर हम देखें तो टर्नओवर में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। इसके पीछे कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं? ये वर्ष 2022-23 एक वन ऑफ ईयर था, जहाँ पे कि
गेल के हर एक बिजनेस सेगमेंट पे हाई प्राइसेस का और सप्लाई डिस्रप्शन का बहुत ही एडवर्स असर पड़ा है। तो क्योंकि हाई प्राइसेस रहे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, एंड उसके बाद उसी वजह से हमारे एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्रप्शन हुआ सप्लाई का, तो उसकी वजह से हमको महंगी गैस खरीद के अपने कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर्स को सप्लाई करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे ट्रेडिंग सेगमेंट में लॉस हुआ। कुछ बिकॉज गैस की शॉर्टेज होने की वजह से एपीएम गैस का भी डी एलोकेशन हुआ हमारे अपने कंजम्पशन के लिए, उसकी वजह से हमारे ट्रांसमिशन सेगमेंट में लॉस हुआ। और क्योंकि गैस के प्राइसेस हाई रहे, उस वजह से हमको अपना पेट्रोकेमिकल प्लांट भी कम कैपेसिटी पे चलाना पड़ा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ द ईयर के लिए, और उसकी वजह से हमारे पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में भी लॉस हुआ। नाउ आगे जाते हुए अब हमको दिख रहा है कि ये गैस के प्राइसेस अब काफ़ी हद तक नॉर्मल लेवल्स पे आ गए हैं, और अब आगे के पीरियड में हमारे को संभावना है कि अब जो बुरा असर था वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स पे वो अब नहीं रहेगा, और इस वर्ष में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी वापस नॉर्मल लेवल्स पे पहुंच जाएगी। दो अहम फैक्टर्स हैं, एक तो गैस के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में भी कम हुए हैं, और जहां तक एपीएम गैस का सवाल है, क्रेडिट पार्टी कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने लागू किया है, जिसकी वजह से गैस की कीमतें डोमेस्टिक मार्केट में भी कम आई हैं। तो इसका कितना इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में दोनों ही साइड से? दोनों ही साइड से, जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस भी अब कम हो रहे हैं, और क्रेडिट पार्टी कमेटी की वजह से भी अब क्योंकि फार्मूला अब आ गया है, मंथली प्राइसेस डिक्लेयर होंगे, इंडियन क्रूड बास्केट का 10% ही प्राइसेस रहेंगे, फ्लोर और सीलिंग के साथ रहेंगे, तो इस वजह से डेफिनेटली गैस का कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है। सीएनजी में, डोमेस्टिक पीएनजी में, इंडस्ट्रियल कमर्शियल पीएनजी में कंजम्पशन बहुत बढ़ने की उम्मीद है। बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया, गेल का अपना पेट्रोकेमिकल प्लांट हमको शट डाउन करना पड़ा बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। इसी तरह दूसरे कंज्यूमर्स ने भी अपने प्लांट्स को या तो बंद रखा या कम कैपेसिटी पे चलाते रहे। गैस बेस्ड प्लांट्स अभी तक गैस कंज्यूम करने में उनकी वायबिलिटी नहीं बनती है, तो ये प्राइसेस अगर कम होंगे तो ये सारे कंज्यूमर्स के लिए गैस का कंजम्पशन बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, एंड इसलिए हम समझते हैं कि अगर गैस प्राइसेस लोअर रहेंगे तो गैस का कंजम्पशन काफ़ी रोबस्ट ढंग से बढ़ पाएगा। सप्लाई की जहाँ तक बात है, क्योंकि आपने जिक्र भी किया रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जहाँ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रखते खासकर गैसप्रॉम के साथ, तो अभी क्या स्टेटस है? सप्लाई रिज्यूम हो गया है पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और आपने जो सप्लाई कट किया था अपने कंज्यूमर्स के लिए उस पर अभी क्या स्टेटस है? गैसप्रॉम ने फोर्स मेजर एलेज किया था, जो कि हमने वास्तव माना नहीं था, क्योंकि एक पोर्टफोलियो कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ पे कि उनको जरूरी नहीं था कि रशियन गैस ही सप्लाई करें, वो दूसरी ज्योग्राफी से के भी गैस सप्लाई कर सकते थे। अब उन्होंने मार्च ऑनवर्ड्स सप्लाईज रिज्यूम कर दी, और अब हमको पिछले 2 महीने से जो नॉर्मल लेवल्स थे 4 कार्गो पर मंथ के, वो हमको मिल रहे हैं। सो एक तरह से हम मानते हैं कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाईज नॉर्मलाइज हो गई हैं। और जहाँ तक कट्स का सवाल है, ये हमने लगभग मिड मार्च के अराउंड हमने अपने सारे कंज्यूमर्स का कट हटा दिया है, और अब उनको सप्लाईज नॉर्मल लेवल्स पे हो रही हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपने कई फोकस इस तरफ बढ़ा, खासकर जब हमने पिछले दिनों जो स्थितियां बनी उसको ध्यान में रखते हुए, तो कौन कौन से ऐसे देश हैं या कंपनीज हैं जिनके साथ आने वाले दिनों में गेल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आगे बढ़ेगा? जिस तरह से देश में गैस के कंजम्पशन का एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ेगा, तो गेल कोशिश कर रहा है कि अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बढ़ाए। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ाने के लिए ज़्यादा जरूरत तब भी थी जब प्राइसेस बहुत हाई थे, बट ये प्राइसेस का कुछ भरोसा नहीं है, ये आगे जाके भी बढ़ सकते हैं, तो इसलिए। और चले इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।